जैसे कि चीन अपनी फैक्ट्रीज को खोल रहा है और काम पर लौट रहा है, लेकिन वह उस जगह नहीं पहुंच सकता जहां वह पहले था। पिछले कुछ वर्षों से चीन दुनिया में इकोनॉमिक डोमिनेंट बना हुआ है। इसके बावजूद भी वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर का संतुलन किसी और जगह ही शिफ्ट होना शुरू हो गया है, जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में हम दुनिया के अन्य देशों के संकेतों को देखने लग गए हैं, जिससे चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उससे छीना जा सके। और कौन जानता है कि हम और आप शायद अगली पीढ़ी के इकोनॉमिक सुपर पावर के निर्माण के साक्षी बन जाएं। परंतु ऐसा होने का कारण थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 1970 में चीन ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को कम्युनिज्म से हटाकर कैपिटलिज्म पर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े बंदरगाह और फैक्ट्री बनाई, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, जिससे चीन की इकोनॉमी एकदम से एक्सप्लोड करना स्टार्ट हो गई। 1980 में विश्व की सबसे धनी 500 कंपनियों ने अपना प्रोडक्ट चीन में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चीन औरों के मुकाबले प्रोडक्ट को कम मूल्य में बना देता था। यह मुख्यतः चाइनीज वर्कर के एक्सट्रीमली लो वेजेस, टैक्स लॉस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफिशिएंसी के कारण संभव हुआ। अगर कोई कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट को चीन से बाहर मैन्युफैक्चर करता तो वह प्राइस पर कम्पीट नहीं कर पाता, जिससे उसका बिजनेस डूबने की कगार पर आ जाता। तो हर एक चीज चीन में मैन्युफैक्चर होने लगी, यहाँ तक कि विश्व की 1/3 प्रोडक्ट चीन में बनने लगे। और 15 सालों के अंदर अंदर चीन ने अपने आप को एक एम्पावर्ड फार्मर वाले देश से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बना लिया। इतनी सारी सफलता के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में कुछ अजीबोगरीब घटना घटी। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या होता है जब एक देश अपनी इकोनॉमी लो लेबर कॉस्ट के बेसिस पर बनाता है? वो देश अचानक से बहुत धनी बन जाता है। ऐसा ही चीन के साथ हुआ। 1990 में चाइनीज वर्कर की एवरेज सालाना वेतन लगभग $150 था। 2005 में $2,800 हुआ। 2015 में $8,900 और इस साल यह लगभग $13,500 है। यह एवरेज सालाना वेतन में बहुत ज्यादा बदलाव है। लगभग यह पिछले 30 सालों में 8,500% तक बढ़ा। इसका क्या मतलब है कि चीन में मैन्युफैक्चर करना आज 1990 के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा है। इससे यह स्वाभाविक है कि कंपनियों को पहले की तरह 80% और उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सका, जिससे हमें 2016 में चीन की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत गिरावट देखने को मिली। पहली बार चीन की मॉडर्न हिस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में 2% की गिरावट मिली। 2016 के बाद चीन की मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा चढ़ाव आया, जब तक यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना पर इंपोर्ट करने पर टैरिफ लगा दिया। इसके कारण 2019 में चीन से यूएस के इंपोर्ट में 7% की गिरावट आई और कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरे देशों को ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे चीन और पश्चिमी दुनिया के बीच तनाव बढ़ने लगा, दुनिया के देशों की सरकारों ने चीनी प्रोडक्ट पर रोक लगा दी और अपने देश में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चीन के टेलीकॉम ऑथराइजेशन पर भी बैन कर दिया। कहा कि यह उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रिस्की है। कम लेबर कॉस्ट से लेकर जियोपॉलिटिकल इशू, जो कुछ भी मैंने बताया, जिससे चीन की मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई। जैसे ही कोरोना महामारी चीन के वुहान में आई, चीन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद कर दिए गए, जिससे दुनिया भर के एसेंशियल गुड्स में कमी पड़ गई और देशों के पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। एग्जाम्पल के लिए चीन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का बहुत बड़ा और ड्रग्स एंड मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। जब महामारी में लगभग 100 कॉमनली यूज्ड दवाइयों की कमी पड़ी तो इससे दुनिया भर के देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग रणनीति बदली। कुछ दिन पहले ही जापान ने $2.2 बिलियन का फंड दिया ताकि वो चीन की मैन्युफैक्चरिंग को जापान में शिफ्ट कर सके। यहाँ एक नया सवाल उठता है, चीन की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिकुड़ने लगा है तो इससे
किस देश को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? पहला देश जिसको इसका फायदा मिलेगा वह एशियाई देशों में से एक वियतनाम है, जिसकी इकोनॉमी पिछले कुछ दशकों में बहुत सुधरी है। वर्ष 2000 में वियतनाम ऐसा देश था जो बहुत गरीबी को झेल रहा था, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 100 मिलियन है। वियतनाम की उस समय जीडीपी पर कैपिटा $390 थी। फिर नाइकी जैसी कंपनी ने वियतनाम में फैक्ट्री लगाई, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट बनाना चीन से सस्ता हो गया। अगले कुछ दशकों में और कंपनियों ने भी ऐसा ही किया, जिससे वियतनाम के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने रफ्तार पकड़ ली और जीडीपी पर कैपिटा इनकम लगभग $3000 के साथ यह देश गरीबी से मिडिल इनकम वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया, वो भी सिर्फ 20 सालों में। इसलिए यह देश विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी के देशों में शामिल है। और अगर यही ग्रोथ रेट रहा तो हम देखेंगे कि वियतनाम, यूएई, सिंगापुर, आयरलैंड, यहाँ तक कि हांगकांग को भी इकोनॉमिक पावर में पीछे छोड़ देगा। दूसरा देश मैक्सिको। एक सर्वे के अनुसार मैक्सिको 12 बिलियन से $19 बिलियन तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सालाना चीन से अपनी ओर रिडायरेक्ट कर सकता है। यह कहा जाता है कि 2/3 कॉर्पोरेट अगले 2 सालों में मैक्सिको में शिफ्ट हो जाएंगे। मैक्सिको पहले से ही सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। वह देश जिसको शायद सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वह है हमारा देश भारत। भारत की जनसंख्या लगभग चीन के बराबर ही है, पर अंतर यह है भारत की जनसंख्या ज्यादातर एग्रीकल्चर में लगी हुई है, वो भी एक खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। लगभग आधे से ज्यादा भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। 2002 से भारत की इकोनॉमी जीडीपी पर कैपिटा इनकम $470 से बढ़कर 2020 में $2100 हो गई है। पर वियतनाम और मैक्सिको की इकोनॉमिक ग्रोथ से बिल्कुल अलग भारत की इकोनॉमिक सर्विस बेस्ड सेक्टर से बढ़ी है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव 2014 में आया, जब भारत में जियो ने 10 मिलियन सेलफोन एक साल में मैन्युफैक्चर किए। 2019 के अंत तक भारत ने साल भर में 150 मिलियन सेलफोन मैन्युफैक्चर किए और बहुत जल्दी ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेलफोन मैन्युफैक्चर बन गया। सबसे बड़ा एडवांटेज भारत के पास यह है कि भारत के पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है और बहुत कम लेबर कॉस्ट है, लगभग $5 पर डे। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकती हैं। अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पूंजी खर्च करे, हम देखेंगे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरेगा।